अच्छा जी। तो इस क्वेश्चन में तुमसे कहते हैं कि अ प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, सही है, प्लीज ट्रांसवर्स वेव की तरह इसको मत सोचना, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, राइट। अच्छा जी। फिगर 4.1 show the position of some of the particle of the medium at time t naught. The graph shows the particle displacement at the same time t naught. Okay. तो अगर तुम, ये मीडियम है बेसिकली, तो अगर तुम मीडियम को इग्नोर करके वेव को देखो तो तुम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है ट्रांसवर्स वेव, राइट। तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि इटसेल्फ वेव को देखते हुए हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि वेदर द वेव इज लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, राइट। क्योंकि वेव जो है वो सिर्फ पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को ड्रॉ करती है, राइट। वेव ये नहीं बताती कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, राइट। अगर हॉरिजॉन्टल होगी तो लॉन्गिट्यूडनल होगी, अगर वर्टिकल होगी तो ट्रांसवर्सल होगी, राइट। तो खैर, तो हमें मीडियम की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट वेदर द ड्रॉन वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल और अ ट्रांसवर्सल, राइट। खैर, तो उन्होंने ये चीजें बता दी हैं। सो इन्होंने जो है ना यहाँ पे ये रेयर फ्रैक्शन दी हुई है, ये कंप्रेशन दी हुई है, रेयर फ्रैक्शन दी हुई है, कंप्रेशन दी हुई है। ओके, सही। आगे चलते हैं। तो particle displacements to the right of their equilibrium position are shown as a positive, okay, uh, and the particle displacement to the left are shown as negative। मतलब ये जो है वो पॉजिटिव होने वाली है, सो ये वाली सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, ये नेगेटिव होने वाली है, सो ये वाली सारी नेगेटिव हो जाएंगी। सही है। दिस द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज टी। ओके, सो टाइम पीरियड बोले तो यहाँ तक का जो भी टाइम रिक्वायर्ड होगा वो टी हो जाएगा, सो दिस विल बी 2t, राइट। ओके, तुमसे कहते हैं कि ऑन द फिगर 4.1 ड्रॉ सर्कल्स अराउंड टू पार्टिकल्स विच आर एग्जैक्टली वन वेवलेंथ अपार्ट। वन वेवलेंथ बोले तो ये पूरी वेव यहाँ से यहाँ तक है, एक मिनट, ये पूरी वेव यहाँ से यहाँ तक, तो तुम ये कह सकते हो एक पार्टिकल ये हो सकता है। और अबे भाई, और एक पार्टिकल ये हो सकता है, राइट। एक ये तुम्हारे पास बन सकती है, और तुम्हारे पास क्या बन सकता है डिफरेंट, अगर हम वो मार्क करें तो तुम जो है वो ये भी ले सकते हो, ये एक कंप्लीट वेव हो जाएगी, राइट। सही है। या फिर तुम वाई से लेकर इस लास्ट पॉइंट तक भी जा सकते हो, एक और हम करेक्ट कर देते हैं, ये दो पॉइंट, राइट। तो इसमें से कोई भी तुम ले सकते हो। अच्छा जी। अगले पार्ट में तुमसे कहते हैं कि ऑन द फिगर 4.1 sketch a line on the graph to represent the displacement of the particles from the longitudinal wave at time t naught plus p/4। अच्छा जी। अब इन्होंने ये जो पख लगा दी है, इसको भी जरा समझ लो प्लीज। अगर तो आपके पास कोई टाइम दे रखा है टी नॉट, जो कि बेसिकली एक टाइम पीरियड है, राइट। कोई भी एक वेव का एक टाइम पीरियड है, तो उसके साथ अगर आप कोई भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो चीज आपको उस वेव के डिले फैक्टर के बारे में या एडवांस फैक्टर के बारे में बताएगी, राइट। यानी जैसे कि इन्होंने कहा कि ऑन द फिगर स्केच अ लाइन ऑन द फिगर ऑन द ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सही है, मतलब हमें एक सॉर्ट ऑफ अलग सी वेव बनानी होगी जो कि t+4 पे बनी हुई होगी, राइट। सो t+4 को तुम अगर ऐसे सोचो, राइट, जब भी तुम्हारे पास इस तरह का कोई भी फैक्टर आएगा तुम इसको ब्रेक कर लेना, सही है। तो ये नेगेटिव साइन तुम्हें बता रहा है डिले हो रहा है, राइट। सो जो एक्चुअल वेव है, एक्चुअल वेव जो भी तुम्हें दिख रही है जो गिवन है, उसके टी बाई फोर बोले तो मतलब जो भी पूरी वेव है उसके क्वार्टर वेव के बाद जो है ना तुम्हारे पास वेव शुरू हो रही होगी, सही है। अच्छा जनाब, तो ये चीज तो हमने पता चला ली, सही है। और ये चीज मैकेनिक्स, अगर तुम मैथ्स पढ़ते हो एएस की, तो मैकेनिक्स के अंदर भी ये चीज आती है कि जिसके अंदर वो एक पार्टिकल को शूट करते हैं, फिर उसके कुछ टाइम बाद दूसरे पार्टिकल को शूट करते हैं, दूसरा पार्टिकल को मूव करते हैं, राइट, काइनेमेटिक्स के अंदर, मैकेनिक्स की यानी मैथ्स की।
तो उसके अंदर भी जो है ना तुम्हें ये इस तरह से डिले फैक्टर या एडवांस फैक्टर तुम्हें फिर लगाना होता है। टी जहाँ पे तुम सोच रहे हो -1 होना चाहिए वहाँ +1 हो रहा होता है, जहाँ पे तुम सोचते हो +1 होना चाहिए वहाँ -1 होता है। तो वो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है। सही है, तो खैर। अच्छा जनाब, तो अच्छा अब जरा हम इसको बनाने की भी कोशिश करते हैं कि हम इसको बनाएंगे किस तरह से। सबसे पहले तो T+4 अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑफ द वेव लेंथ का इसने बता दिया कि जो अगली वेव है वो क्वार्टर ऑफ द वेव लेंथ के बाद शुरू होती है, राइट। अच्छा अब अगर तुम ये देखो कि तुम्हारे पास T/4 है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास क्वार्टर ऑफ द वेव डिले है। यानी पहले तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि अगर इस वेव को मैं क्वार्टर आगे चले के चलूँ तो क्वार्टर आगे का मतलब है ये इस तरह से ये वेव शुरू होगी, राइट। तो यानी हमें जो है इस वेव को यहाँ पे ड्रॉ करना है, सही। यानी T/4 जो एक्चुअल वेव है T/4 उसके पीछे लगा दो, राइट। और फिर उसको तुम यहाँ पे ड्रॉ कर दो डिले करके, राइट। ताकि पहले तुम्हें मतलब ये जो पहले मैंने ऑरेंज लाइन ड्रॉ की है ये मैंने इसलिए ड्रॉ की है ताकि तुम्हें पता चले कि एक्चुअल शेप क्या होने वाला है ग्राफ का, राइट। T/4 और पीछे जा रहे हो तुम तो T/4 और पीछे, क्योंकि पीछे से वेव इस तरह से चल रही होगी, राइट। सो T/4 का मतलब है क्वार्टर ऑफ द वेव तुमने ऐड कर दी, राइट। अच्छा अब जब तुमने ऐड कर दी है तो अब ये जो शेप बन रहा है इसको एक्चुअल एक्सिस पे ले आओ, सही। सो एक्चुअल एक्सिस पे किस तरह से लाओगे, तुम इसको कर दो। यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। यू हैव टू मेक श्योर दैट द एम्पलीट्यूड, द फ्रीक्वेंसी, द वेवलेंथ रिमेन्स द सेम, राइट। वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हारे पास, अच्छा जी, दिस इज द क्वार्टर एंड दिस इज हाफ, राइट। तो ये आ गई, सही है। दिस इज द एम्पलीट्यूड, वी हैव टू मेक श्योर दैट द एम्पलीट्यूड रिमेन्स द सेम, ओके। एंड सही हो गया। और सही। सो इस तरह से तुम्हें जो है ना ये वाली वेव देखेगी। अगर मैं ये सारे कलरिंग मिटा दूं सिर्फ एक कलर रहने दूं, सही। तो तुम्हारे पास ये एक्चुअल वेव बन रही है जो कि उसने बोल रखे थे तुम, सही। तो हमने इस चीज का भी ख्याल रखा है कि हमारे पास जो है वो वेव लाइक क्या बोलते हैं अपना, जो इन्होंने टाइम दिया हुआ है, टाइम डिले जो दिया हुआ है वो हमने बना लिया, सही। हमने एम्पलीट्यूड की कोशिश की कि एम्पलीट्यूड सेम रहे, सही। और हमने वेवलेंथ की कोशिश की कि वेवलेंथ भी सेम रहे, राइट। एम्पलीट्यूड चेंज करोगे, कोई भी चेंज करोगे तो उसमें मसला हो जाएगा, सही। और तुम्हें ये दिख रहा है कि फेज डिफरेंस आ रहा है, क्वार्टर ऑफ द वेव का मतलब है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है, सही। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास फेज डिफरेंस डिफरेंस आ रहा है हर जगह पे, कांस्टेंट फेज डिफरेंस तुम्हें दिख रहा होगा 90 का, सही है। तो ये चक्कर है। अच्छा जी, इसकी सबसे पहले मार्किंग, एग्जामिनर रिपोर्ट मार्किंग की दिखाते हैं आपको। अच्छा पहले वाले पार्ट में तुमसे कह रहा था कि circle drawn around any two particle with seven uncircled particle between them, right। ये हमने कर लिया था, जो हमने जो पूरी कलरिंग वगैरह की थी हाईलाइटर से, वो हमने इसका था, राइट। इन्होंने कहा कि कर्व हैज एन इनिशियल नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ओके हमने बना दिए, राइट। एंड इनिशियल एम्पलीट्यूड सेम एज द ओरिजिन, ये भी हमने बना दिया। कर्व हैज द सेम एम्पलीट्यूड थ्रू आउट, आपको बताया कि एम्पलीट्यूड को चेंज करने वाली कोई भी चीज नहीं है यहाँ पे, राइट। यू आर जस्ट चेंजिंग द टाइम, यानी जस्ट इंक्रीजिंग द टाइम, सही है। तो कर्व हैज अ सेम वेवलेंथ ऑफ द ओरिजिनल वेव, ओरिजिनल कर्व थ्रू आउट विद अ कांस्टेंट नॉन जीरो फेज डिफरेंस, सही। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बन रहा है क्योंकि आपका पास क्वार्टर ऑफ द वेव का डिफरेंस आ रहा है, राइट। अच्छा जी, इसकी अगर एग्जाम में रिपोर्ट देखें, पहला वाला पार्ट, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट ड्यू सर्कल्स अराउंड टू appropriate particle, a small minority drew circle on the time axis which were not asked for in this person। मतलब वो कह रहा है कि तुमने यहाँ पे बना दिया था, सही इधर। तो ये गलत है, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे आपको, इसको सर्कल करना होगा, राइट। अच्छा जी,
So second part says that most candidates found it difficult to draw a waveform with a constant wavelength, so yeah, and amplitude. Only the stronger candidate realized that at zero distance, the displacement of the wave would be negative with magnitude equal to the amplitude, right? ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, right? A small minority of the candidate wrongly considered the wave to be a stationary wave, right? Stationary wave नहीं है, उसमें horizontal line मत बना देना, सही है? तो आई होप तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, सो इन्होंने कहा कि स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल z at time t is that much, okay? तो z तुम्हारे पास आ रहा है इधर, सही है। और यहाँ पे तुम्हारे पास होना चाहिए लेफ्ट वर्ड, क्योंकि तुम्हारे पास जो भी पार्टिकल ऊपर है वो राइट वर्ड है, और जो भी पार्टिकल नीचे वाले पोर्शन में है वो लेफ्ट वर्ड है, राइट? तो तुमने कहा कि लेफ्ट वर्ड। ओके, अच्छा इसकी मार्किंग की चेक कर लेंगे। ओके, तो मैं कह रहा है राइट वर्ड, तो इसका मतलब है मैंने ये चीज गलत बताई। दोबारा से समझते हैं, राइट वर्ड होना चाहिए, लेफ्ट वर्ड होना चाहिए। अच्छा तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, अच्छा एक हम गलती ये करें, एक गलती मैंने ये की है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव हो रहा होता है और जिस डायरेक्शन में वेव मूव हो रही होती है, सही, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, सही। हमने दोनों को सेम मान लिया भाई, इस वजह से गलत हो रहा है, राइट? जैसे कि बिल्कुल कॉमन सी एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास एक वेव है, सही है, और उसके ऊपर ये पार्टिकल है, राइट? वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है, तो इसका मतलब है कि अगर वेव राइट वर्ड ट्रेवल कर रही है, तो पार्टिकल उस चीज को एक्सपीरियंस करेगा जो कि उसके पीछे से आ रहा है, राइट? यानी पार्टिकल ऊपर जाएगा, जैसे वेव आगे जाएगी पार्टिकल ऊपर जाएगा, क्योंकि उसके पीछे से आपके पास क्रस्ट आ रहा है, राइट? पार्टिकल ने नीचे नहीं जाना, वेव आगे जा रही है, राइट? पार्टिकल स्टेशनरी है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है, जेड पे क्या है हमारे पास, पार्टिकल ने जो स्टेशनरी रहना है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और एनर्जी टू द राइट ट्रांसफर हो रही है। तो इस वजह से यहाँ वाले पार्टिकल ने टू द राइट जाना होगा और यहाँ वाले पार्टिकल ने टू द लेफ्ट जाना होगा, यहाँ वाले ने टू द राइट जाना है, यहाँ वाले ने टू द लेफ्ट जाना है, राइट? तो ये हमारी गलती थी जो कि मैंने पहले भी बताई थी, तो ये इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। तो ये हमारे पास होना चाहिए राइट वर्ड। सही हो गया, अच्छा। और अगर हम इसमें देखें, only a minority of the candidate received the correct direction of the particle. A common wrong answer was upward, which implies the confusion between the vertical displacement shown on the graph. देखो upward नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे पास ट्रांसवर्स वेव नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, राइट? और ना ही तुम ग्राफ को देख के ये बोलोगे कि तुम्हारे पास जो एम्पलीट्यूड है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, राइट? ये गलत हो जाएगा। अच्छा, और तुमसे क्या कहते हैं, सही है चलो आगे आ जाओ। The frequency of the wave in A is this hertz, kilohertz. The distance between the x and y is 0.19. So x and y is basically from here to here, which mean this is half of the wavelength, right? So 0.19 is actually the half of the wavelength. So you have to multiply it with 2 to get the full wavelength, right? Okay, so this is the wavelength, right? You can use the formula V equals to F lambda. So F तुम्हारे पास है 16 एक्सपोनेंट 3, लैम्डा तुम्हारे पास है 2 into 0.19, सही। 16 एक्सपोनेंट 3 2 into 0.19, so I'm getting 6080, so it would be 6100। ओके, तो देखो एक नंबर तुम्हें वेवलेंथ निकालने का दे रहा है, राइट? एक नंबर तुम्हें फॉर्मूला लिखने का दे रहा है, सिर्फ लिखने का, राइट? और एक नंबर तुम्हें आंसर का दे रहा है, सही है। सो प्लीज बी केयरफुल जब आप कर रहे हो, सही है।
क्योंकि अगर तुम फॉर्मूला नहीं लिखोगे और डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालोगे तो आपको ये 2 नंबर नहीं मिलेंगे, राइट। क्योंकि आंसर मार्क डिपेंड करता है इस पे, राइट। तो अगर तुमने ये गेन नहीं किया होगा तो तुम्हें आगे वाला नहीं मिलेगा। अच्छा जी। अ, अगले पार्ट में तुमसे कहते हैं कि longitudinal साइन सॉरी a longitudinal sound wave is traveling through a solid. The initial intensity of the wave is I naught. The frequency of the wave remains constant and the amplitude falls to the half of its original value. Okay. Determine interrupt. Okay. So we know the relation that amplitude is directly proportional to intensity is directly proportional to amplitude के square, right? उसने कहा कि amplitude जो है ना वो हाफ हो रहा है, सही है। So and we have to find the intensity, right? The new intensity. सही हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो आई नॉट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ओवर 4, राइट, टाइम्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर टाइम्स आई डैश, राइट। तो हमारे पास आई नॉट ओवर 4 इज इक्वल टू आई डैश। तो दिस मीन्स के, अच्छा तुम ना इस तरह से मत लिखा करो कभी भी पेपर में, सही है। वो फ्रैक्शन के अंदर लिखने को डिस्करेज करते हैं, राइट। एग्जामिनर रिपोर्ट अगर तुम देखोगे तो मना किया हुआ होता है, तो इट्स बेटर टू राइट इन द डेसिमल पॉइंट्स। तो 0.25 और 5 नॉट, राइट। 0.25 और 5 नॉट, सही। एक नंबर देखो तुम्हें अगेन सिर्फ रिलेशन लिखने पे मिल रहा है और एक नंबर तुम्हें कैलकुलेशन पे मिल रहा है। तो देखो प्लीज फॉर्मूले रट के जाना, सही। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा सिनेरियो, सिनेरियो के हिसाब से एक नंबर फॉर्मूले का तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं भी आता होगा, जस्ट राइट द करेक्ट फॉर्मूला, राइट। एम ही फॉर्मूला नहीं ना अपना है, करेक्ट फॉर्मूला लिखना है, राइट। इक्वे सिनेरियो के हिसाब से, लाइक तुम्हें अगर ना समझ नहीं आ रहा कि इसमें कौन सी वैल्यूज होती हैं क्या करेंगे, सो प्लीज जस्ट राइट द करेक्ट फॉर्मूला, यू विल गेट एटलीस्ट हाफ ऑफ द मार्क, यानी एक नंबर मिल जाएगा, सही है। तो ये कर लेना प्लीज, सही है। अगर अगर तुम्हें लगे कि कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ गया, सही है। खैर ये हो गया हमारे पास। अगर इसकी एग्जाम रिपोर्ट, ये बहुत आसान सही था। द जनरल फॉर्म, अच्छा ओके। द जनरल फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ द वेवलेंथ यूजुअली करेक्टली अ कॉमन एरर वर्ड। अच्छा वो जो हमने पिछले वाला वेव वाला जो क्वेश्चन किया जिसमें हमने स्पीड निकाली, अज्यूम दैट द वेवलेंथ, अच्छा इसने ये वाली गलती मार्क की हुई है कि लोगों ने जो है ना हाफ ऑफ द वेवलेंथ को फुल कंसिडर करके काम कर लिया, राइट। ओके, पार्ट सी में तुमसे कहता है कि द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव वाज करेक्टली रिकॉल्ड। उसका एक नंबर दे रहा है, इसलिए लिखता है यहाँ पे, सही है। Arithmetic error were often made when applying this general relationship to the question. A common incorrect answer was the inverse of the correct ratio. Okay, यानी तुमने हमने 1/4 निकाला और कुछ होशियारों ने जो है ना 4 निकाल लिया स्ट्रेट अवे, राइट। तो वो ये तुम देख लेना प्लीज। अच्छा जी, अगले पार्ट में आपसे कहते हैं कि द साउंड वेव इन सी नाउ मीट्स एन अदर साउंड वेव traveling in the opposite direction. Is say the condition necessary for these two waves to form a stationary wave. Stationary wave की condition तो में रटी हुई होनी चाहिए, same frequency, same wavelength, same amplitude, और traveling in the opposite direction, right? So same frequency, F मत लिखना, पूरा नाम लिखना। So same frequency, same wavelength, same amplitude, right? Traveling in the opposite direction, इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। अच्छा जी, और अगर आप देख लो सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एम्पलीट्यूड, अच्छा एम्पलीट्यूड उन्होंने कंसिडर नहीं किया लेकिन एम्पलीट्यूड होना चाहिए, शायद इन्होंने बताया होगा क्वेश्चन में। अच्छा एम्पलीट्यूड होना चाहिए, टाइम पीरियड भी होना चाहिए, ऑल दो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की वजह से वो टाइम पीरियड भी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो टाइम पीरियड भी सेम रहेगा, सही है। तो ये आ गया। अच्छा तुमसे कह रहे हैं कि स्टेट टू वेज इन विच स्टेशनरी वेव डिफर फ्रॉम द प्रोग्रेसिव वेव। अच्छा ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जिसमें जो है ना अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, उनको शायद इसका आइडिया होता नहीं है, या उन्होंने शायद इसमें ना इतने ज्यादा केयरफुल इसको देखा नहीं होता है। तो अगर तुम एक प्रोग्रेसिव वेव बनाओगे तो प्रोग्रेसिव वेव के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, सही है। और तुम्हारे पास जो है, जो स्टेशनरी वेव होती है उसके अंदर जो है तुम्हारे पास
या लेट्स से दो फिक्स पॉइंट है तुम्हारे पास, सही है। तो और ये तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास आती है वेव, सही। कुछ और मत अज्यूम करना इसको प्लीज, मैंने वेव बनाई है, स्टैंडिंग वेव, सही है। अच्छा, इसके अंदर जो एक तो ये है कि इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही। नो एनर्जी ट्रांसफर, सही है। दूसरी चीज के यहाँ पे हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ आते हैं, राइट। क्रस्ट और ट्रफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास नोड्स और एंटी नोड्स आते हैं, एंटी नोड्स और नोड्स, राइट। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है, राइट, दिस इज द ट्रांसवर्स वेव एंड दिस इज द स्टेशनरी वेव। तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसका एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, ये एम्पलीट्यूड होगा, राइट। बाकी जितनी भी होंगे वो सारी फ्रीक्वेंसी, वो सारे डिस्प्लेसमेंट होंगे, राइट। तुम इसको ऐसे सोच सकते हो कि तुम्हारे पास लाइक एक एक वाटर वेव है, सही है। और उसके ऊपर ना कोई 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 चीज पड़ी हुई है, सही है। कोई बॉटल कह लो या कोई भी चीज पड़ी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, राइट। तो जब वाटर वेव पास होगी, तुम इसको इस तरह से समझो कि ये एक पार्टिकल है और ये वाटर वेव पीछे से आ रही है सही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सबसे मिनिमम पोजीशन पे यहाँ पे होगा और सबसे मैक्सिमम पोजीशन पे यहाँ पे होगा, जैसे वेव ट्रांसफर हो गया है, राइट। तो बाकी इसकी सारी डिस्प्लेसमेंट होंगी, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, सही है। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, सही है। इसका हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, राइट। और जो ट्रांसवर्स वेव होती है, सॉरी, जो स्टेशनरी वेव होती है उसके अंदर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता, फड्डा ही है सारा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि तुम्हारे पास अगर एक पार्टिकल यहाँ पे है, तो इसका मतलब है वो पार्टिकल अपनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है, सही। अगर एक पार्टिकल यहाँ पे, तो वो पार्टिकल अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, सही। एक पार्टिकल यहाँ पे, तो वो पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड पे, राइट। तो अगर तुम बनाओगे तो ये भी एम्पलीट्यूड आएगा, ये भी एम्पलीट्यूड आएगा, ये भी एम्पलीट्यूड आएगा, सही है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास डिफरेंट एम्पलीट्यूड आएंगे, राइट, डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो ये एक ये मसला आएगा तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि क्योंकि पार्टिकल स्टेशनरी है, तो पार्टिकल एट अ टाइम वो ऊपर जाएगा या एट अ टाइम नीचे आएगा, वो आगे पीछे नहीं जा रहा, वो ऑसिलेट नहीं हो रहा, राइट। तो वो मतलब वो ऊपर और नीचे जा रहा है और वेव भी ऊपर नीचे जा रही है, राइट। तो इस वजह से तुम्हारे पास डिफरेंट एम्पलीट्यूड आ रहे होंगे, सही हो गया। ऊपर वाले में यानी ट्रांसवर्स वेव के अंदर डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट आ रही थी, राइट। और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड था। यहाँ पे डिफरेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है, राइट। हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, सही है। इसी तरीके से तुम्हारे पास फेज डिफरेंस की अगर तुम बात करो, तो तुम्हारे पास जो है ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा, अगर मैं स्टेशनरी वेव के अंदर बात करूँ, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा, इस पूरे पोर्शन के अंदर तुम्हारे पास जो पार्टिकल होंगे वो इन फेज होंगे, राइट। सिमिलरली तुम्हारे पास जो नीचे वाला पोर्शन होगा, इस पूरे पोर्शन के अंदर जो है ना पार्टिकल इन फेज होंगे, राइट। सिमिलरली तुम्हारे पास जो है अगला वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर पार्टिकल इन फेज होंगे, राइट। अगला नीचे वाला जो पोर्शन होगा, उसके अंदर भी पार्टिकल इन फेज होंगे एक दूसरे से। लेकिन अगर तुम इन चारों जो मैंने कलर किए, अगर इन चारों में से किसी भी दो को एक दूसरे से कंपेयर करोगे, तो वो एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेज आएंगे। चाहे वो दो पार्टिकल, लेट्स से वो दो पार्टिकल तुम्हारे पास इधर हो, सही है, वो भी एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेज आएंगे, 180 का डिफरेंस होगा, यानी पाई का डिफरेंस होगा। चाहे वो एक पार्टिकल इधर हो, एक पार्टिकल इधर हो, एग्जैक्टली 180 का फेज डिफरेंस हो। हाँ, अगर दो पार्टिकल यहाँ पे, तो दोनों पार्टिकल इन फेज होंगे। कोई दो पार्टिकल ये दोनों यहाँ पे इन फेज होंगे, राइट। तो तुम्हारे पास, तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि adjacent particle, wait, adjacent particle और इन फेज। इन फेज बोले तो दोनों के सेम एंगल होंगे, फेज का मतलब होता है एंगल, राइट।
तो इन फेज बोले तो दोनों के सेम एंगल होंगे, यानी जो पहले वाले का एंगल होगा भी दूसरे वाले का भी एंगल होगा। सही। और यहाँ पे एडजेसेंट पार्टिकल के डिफरेंट एंगल होंगे, राइट। अगर ये दो पार्टिकल है तो इसका अलग एंगल होगा, यानी इसका अलग फेज होगा, उसका अलग फेज होगा, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आएगा। सही। एडजेसेंट पार्टिकल विल हैव फेज डिफरेंस। तो ये वो क्या होगा तुम निकाल सकते हो, राइट। सो और याद रखना है जो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ना, यानी जो हम कहते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ अ वेवलेंथ ओवर अ कंप्लीट वेवलेंथ, राइट, मल्टीप्लाई बाय 360, या तुम कह दो कि डिस्प्लेसमेंट ओवर मतलब द फ्रैक्शन ऑफ द वेवलेंथ ओवर द वेवलेंथ इज इक्वल टू 360। और ये जो फेज डिफरेंस होता है ये बेसिकली इस ट्रांसवर्स वेव का होता है। स्टेशनरी वेव में कभी भूल के भी मत लगा देना। स्टेशनरी वेव में या तो फेज डिफरेंस होता है जीरो का, या तो फेज डिफरेंस होता है पाई का, ये दो होते हैं। अगर तुम विद इन द सेम क्वार्टर के अंदर वो कर रहे हो, फेज डिफरेंस निकाल लो, तो स्ट्रेट अवे जीरो लिखोगे आंख बंद करके। और अगर तुम दो डिफरेंट क्वार्टर को कंपेयर कर रहे हो तो तुम जो है ना पाई लिखोगे आंख बंद करके, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने ये सारी कहानी बता दी है तुम्हें, तो तुम इसको देख सकते हो। सही। इसकी अगर हम एग्जामिनर रिपोर्ट में देखें तो, और मार्किंग की भी दिखा देते हैं आपको। तुमसे कह रहे हैं कि द स्टेशनरी वेव हैज नोड्स एंड एंटी नोड्स एंड प्रोग्रेसिव वेव हैव प्रेजेंट ऑफ। सही। स्टेशनरी वेव डज नॉट ट्रांसफर और प्रोपेगेट एनर्जी, प्रोग्रेसिव वेव डज डू दैट। ओके, डिफरेंट पॉइंट ऑन द स्टेशनरी वेव हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। ओके, ये मैंने बता दिया स्टेशनरी वेव का क्या लॉजिक है वो भी समझा दिए। स्टेशनरी वेव हैव द एडजेसेंट पार्टिकल दैट आर इन फेज। ओके, स्टेशनरी वेव has adjacent particles that are in phase, and the adjacent particle on the progressive waves are आउट ऑफ द फेज, राइट। एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेज नहीं होते, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होता है, राइट। अगर हम इसकी वो देखें, एग्जामिनर रिपोर्ट देखें, तो तुमसे ये कहते हैं कि डी का पार्ट वन हमने किया है, डी का पार्ट टू हमने किया है। सही। तो पार्ट वन में जिसमें हमने लिखा था, पार्ट वन वाज दिस दिस वन, जिसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी फेज, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, टाइम पीरियड वगैरह लिखा था। So most candidates were able to give the correct condition. Weaker candidate often just guessed a condition or simply repeat the condition that had already been given in the theme of the question, stem of the question. Okay. So second part के अंदर तुमसे कह रहे हैं कि candidates usually refer to stationary wave, not transferring energy or having nodes. Okay, sorry, wait. Candidates usually refer to a stationary wave, not transferring energy or having nodes and antinodes. Candidate found it more difficult to describe the variation in amplitude and phase. ये चीज ना, ये बच्चे बड़े मसला करते हैं इसमें, इसको समझ नहीं आता। तो इसको प्लीज मैंने तुम्हें डिटेल में बता दी है, तो इसको प्लीज अपने जहन में रखना। For अच्छा जी, तो तुमसे कह रहे हैं कि कैंडिडेट फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड। अगर स्टेशनरी वेव होगी तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, सॉरी उल्टा बोला। अगर स्टेशनरी वेव होगी तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स होंगे, राइट। और अगर प्रोग्रेसिव वेव होगी तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, राइट। अगर स्टेशनरी वेव होगी तो जो फेज डिफरेंस होगा वो एडजेसेंट पार्टिकल का सेम फेज डिफरेंस होगा, यानी जीरो का होगा। और अगर क्वार्टर तुम चेंज करोगे तो पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। और अगर तुम्हारे पास ट्रांसवर्स वेव है, तुम्हारे पास एडजेसेंट पार्टिकल का कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, राइट। अच्छा जनाब, सो फॉर द पार्टिकल इन द स्टेशनरी वेव कंपेयर विद द प्रोग्रेसिव वेव, राइट। तो ये आई होप तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो ऑल्दो आप हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इसके अंदर ये जो लास्ट वाला पार्ट था ये भी बच्चों को नहीं पता होता अक्सर, राइट। एंड उसके बाद जो है फिर इसके अंदर ये जो तीन चार नंबर के क्वेश्चन थे, इसके अंदर भी जो है ना बच्चों ने गलतियां की होंगी। तो यू कैन से दैट कि इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। तो चले जी।